हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं वरुण जोशी आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में। हमारा आज का जो वीडियो है वो फिर से कंजंक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें और जो बचे हुए टाइप्स है कंजंक्शन पे बेस्ड वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और आज के सेशन के साथ ही हमारा कंजंक्शन पे बेस्ड जो बेसिक जो टाइप्स है वो सारे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, थोड़ा एडवांस कंसेप्ट जो इस पे बेस्ड है उस पर बेस्ड कुछ एडवांस क्वेश्चन मैं आप लोगों को जरूर करवाऊंगा। क्लियर है? पर फिलहाल क्या है, अपना फोकस जो अभी इस पे रखते हैं और बेसिक जो और चीजें रहेगी कंजंक्शन में डिस्कस करने वाली उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलो तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें केस है वो क्या है, रिडंडेंसी का। ठीक है, रिडंडेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। व्हाट डज दिस वर्ड रिडंडेंसी मीन? रिडंडेंसी का सिंपल सा बेसिक सा मतलब है रिपीटेशन किसी चीज का। क्लियर है? ठीक है ना? यह क्या करना है कि ओवर एक्सप्रेसिव होना। मतलब क्या है, जैसे आपने सुना होगा कई बार हम बोल देते हैं बेस्टेस्ट, तू मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड है, बेस्टेस्ट है ना। तो बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, हम उसको और मॉडिफाई नहीं कर सकते किसी हायर डिग्री में। क्लियर है? बेस्ट अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव के तौर पे हाईएस्ट डिग्री, मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सुपर लेवल पे। क्लियर है? इसको एक बेसिक से एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें। जैसे मैं बोलूंगा और ये बहुत बेसिक सी चीज है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हम डे टू डे लैंग्वेज में भी कई लोग इस चीज को बोल देते हैं। मैं बोलूं ही रिटर्न बैक यस्टरडे, या मैं लिख दूं जैसे ही रिटर्न बैक यस्टरडे का मतलब यह है कि मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा हूं कि कल वो वापस आया। ठीक है जी, ये कहना चाह रहा हूं मैं। अब मैं बोलूं ही रिटर्न बैक माई बुक यस्टरडे, मान लो। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसके वापस आने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि उसने मेरी बुक जो कल लौटा दी थी। तो आपको चीज समझनी है कि रिटर्न एंड बैक दोनों का क्या मतलब हो गया, वापस। क्लियर है? तो भैया ये क्या हो गया, रिडंडेंसी का केस हो गया। यहाँ पे रिटर्न वर्ड वही रिटर्न और बैक, बैक वापस, ठीक है, और रिटर्न दोनों सेम सेंस कन्वे कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्लियर है? जब ये सेंस कन्वे कर रहे हैं सेम, तो इनमें से एक को हटना चाहिए। क्लियर है? या तो आप बोलो ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे इस तरीके से, या ही रिटर्न यस्टरडे, कब आया वो दिल्ली से, वो कल आया। क्लियर है? ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे, या तो ये बोलो, या अगर इसको बैक मतलब बैक का यूज करके अगर वाक्य को ठीक करना है तो क्या बोलोगे, ही केम बैक यस्टरडे। क्लियर है? इसी तरीके से अगर बुक की बात है कि ही रिटर्न बैक माय बुक यस्टरडे, तो गलत है। या तो बोलो ही रिटर्न माय बुक यस्टरडे, या ही गेव बैक माय बुक यस्टरडे, ही गेव बैक। क्लियर है? कम बैक तो केम बैक हो गया क्योंकि पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। बुक वापसी करी है तो ही रिटर्न बैक, ही गेव बैक। ठीक है? क्लियर है? ये चीज आपको समझनी है। तो ये होता है आपका रिडंडेंसी। क्लियर है? तो अब देखो रिडंडेंसी पे बेस्ड हमारे पास क्या है कंजंक्शन में। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, इफ यू मिसबिहेव देन यू विल बी पनिश्ड। देखो, इफ यू मिसबिहेव देन यू विल बी पनिश्ड। ऑब्वियसली बात है, ये ऐसे एग्जांपल्स हम लोगों ने पहले कई बार पढ़ रखे हैं फ्यूचर टेंस में। फिर मैंने आपको ये चीजें अभी कंजंक्शन में भी हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको इफ, ऑन कंडीशन दैट, प्रोवाइडिंग दैट, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस के बारे में हमने जब बात करी थी। क्लियर है? चलो साफ आपको पता लग रहा होगा यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है। कंडीशन वाले पार्ट में मैंने क्या बोला था, देखो जो अब हमने फ्यूचर टेंस में भी पढ़ा था कंडीशनल क्लॉज को पहली बार, तो वहां पे कंजंक्शन इफ का इस्तेमाल हमने करा था कंडीशन शो करने के लिए, और उसके बाद किसी भी और प्रकार के कंजंक्शन का यूज नहीं किया था। क्लियर है? यही यहाँ पे रिडंडेंसी की बात हो रही है। देखो एक सिंपल सी कंडीशन है, इफ यू मिसबिहेव यू विल बी पनिश्ड, अगर आप मिसबिहेव करोगे तो यू विल बी पनिश्ड। ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अब क्या है, हमें किसी प्रकार के इवेंट्स के बीच का सेपरेशन क्यों दिखाना। देन का हम यूज कब करते हैं, जब हमें सीक्वेंस में कुछ बताना हो इवेंट्स के बारे में, है ना, कि पहले दिस थिंग हैपेंड देन दिस हैपेंड, इस तरीके से। ठीक है ना? इस तरीके से हम बताते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि अगर तुम मिसबिहेव करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कि यू विल बी पनिश्ड। तो यहाँ पे इस तरीके से किसी दूसरे कंजंक्शन का इस्तेमाल करना क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर है? हमें पता है ये कब होगा, इफ दिस थिंग हैपेंस। क्लियर है? ये होगा तो ये हो जाएगा। क्लियर है? वेल अंडरस्टूड है। अगर तुम बिहेव नहीं करोगे तब उसके बाद तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, गलत काम करोगे पनिशमेंट मिलेगा।
दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं बस साथ साथ। क्लियर है? गलत काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। तो इस तरीके का सेपरेशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब जैसे मैं लिखूं फिर, इफ यू कम लेट तो therefore you will be fined। क्लियर है? फिर से, इफ यू कम लेट सो therefore you will be fined। क्लियर है? बेसिक सा एग्जांपल है एकदम। आपको समझना है कि इफ यू कम लेट यू विल बी फाइंड। दोनों चीजें रिलेटेड है आपस में। ये चीज कब होगी ये इस कंडीशन में निर्भर करता है। किसी भी प्रकार का दूसरा कंजंक्शन यूज करने की अब जरूरत है ही नहीं। क्लियर है? ये चीज बताते हैं, यही होता है आपका रिडंडेंसी। ठीक है? कि बिना बात का जो रिपीटिशन है उसको अवॉइड करना। ओवर एक्सप्रेसिव होने के चक्कर में कई बार हम लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं। क्लियर है? तो उससे बचना है। ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इफ यू कम लेट यू विल बी फाइन, सीधी सी बात है। दोनों चीज आपस में रिलेटेड है, उसमें किसी भी प्रकार का और किसी कंजंक्शन इस्तेमाल करना, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। अब देखो एक एग्जांपल और देखो इसी में। ठीक है? देखो एज यू आर लेट तो ऑब्लिक देयरफॉर यू विल बी फाइंड। ये सिंस भी लग सकता था यहाँ पे, सिंस यू आर लेट सो एंड देयरफॉर यू विल बी फाइंड। अब देखो हमने क्या करना है, रीजन बताने के लिए हम लोग सो और देयरफॉर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक चीज समझनी है, एज यू आर लेट सो देयरफॉर यू विल बी फाइंड। तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस को दो तरीके से ठीक करा जा सकता है। क्लियर है? वो क्या? सबसे पहले जब हमारे पास कंजंक्शन है, ठीक है, कॉज और रीजन को शो करने के लिए, अगर मैं इनको मान रहा हूं वो कंजंक्शन हमारे कॉज और रीजन को शो करने के लिए, तो फिर इस एज का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तब रीजन साइड हो रहा है ना, यू आर लेट, इसलिए तुमको फाइन देना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है? फाइन देने का कारण क्या है, तुम्हारा लेट होना। एज यू आर लेट तो यू आर लेट सो देयरफॉर यू विल बी फाइंड। क्लियर है? ये चीज आपको समझनी है। फिर यहाँ पे अननेसेसरी और किसी कंजंक्शन से सेंटेंस को शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? दूसरी चीज, यू आर लेट, ये तो मैंने बता दिया। अब अगर एज से मैं वाक्य की शुरुआत कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे एज से वाक्य की शुरुआत कर रहा हूं, एज यू आर लेट, क्लियर है, तो कंजंक्शन से रीजन मैंने साइड कर दिया कि तुम लेट हो, इसलिए क्या होगा, तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। उस केस में हम लोग सो और देयरफॉर का यूज नहीं करेंगे। सो और देयरफॉर का जो इस्तेमाल है वो हम नहीं करेंगे, और हमारा सेंटेंस कैसे होगा, एज यू आर लेट यू विल बी फाइन। तो उसका क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है कि तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये समझना है। तो रिडंडेंसी का मतलब ये नहीं कि आपने क्या करा, आपने सेंटेंस पढ़ के देखा एज यू आर लेट यू विल फाइन सो यू विल फाइन, हाँ ठीक तो लग रहा है, तो आपने सारे मिक्स कर दिए, नहीं। क्लियर है? ठीक है? जब एक से काम चल जा रहा है तो उसके बाद हमें यूज कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या एक से ज्यादा तरीके से ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है? तो यू आर लेट यू विल सो देयरफॉर यू विल बी फाइन, दोनों से कुछ भी आ सकता है। ठीक है? एज यू आर लेट यू विल बी फाइन, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है? तो आई होप ये चीज भी समझ में आई होगी। ठीक है? अच्छा, एक और एग्जांपल देखो। ये देखो एक चीज मैंने लिखी, द मेन रीजन ऑफ माई फेलियर इज बिकॉज ऑफ माई कैजुअल अप्रोच। क्लियर है? द मेन रीजन ऑफ माई फेलियर इज बिकॉज ऑफ माई कैजुअल अप्रोच। क्लियर है? अब एक चीज समझनी है, देखो मैंने लिखा था मेन रीजन ऑफ माई फेलियर, तो मैं इसका मतलब क्या है, बिकॉज का हम क्या करते हैं, जब हमें कोई कारण पूछना हो किसी से तो हम क्या करते हैं, बिकॉज का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कोई मेन रीजन जब साइड करना होता है तो बिकॉज का। व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे, सर बिकॉज इट वाज रेनिंग हेवीली। ये सर बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल, इस तरीके से हम करते हैं ना।
अब यहाँ पे ये बता रहा है कि मेन कारण जो था मेरे फेलियर का वो क्या है, क्लियर है। तो आपको लगता है यहाँ पे बिकॉज लगाने की जरूरत होनी चाहिए फिर, ठीक है, सी मिसिंग है, ठीक है। तो द मेन रीजन ऑफ माई फेलियर इज क्या, इज बिकॉज ऑफ, नहीं, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ योर फेलियर, सर द मेन रीजन ऑफ माई फेलियर इज माई कैजुअल अप्रोच। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बिकॉज ऑफ की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है ये चीज, ठीक है, ये चीज समझनी है। अब देखो अगर मेरे से कोई पूछे, ठीक है, वाई डिड यू फेल, ठीक है, फिर मैं क्या बोलूंगा, आई फेल्ड बिकॉज, आई फेल्ड बिकॉज ऑफ माई कैजुअल अप्रोच। लो, वाई डिड यू फेल, ठीक है ना, तो आई फेल्ड बिकॉज ऑफ माई कैजुअल अप्रोच, क्लियर है। तो अब जैसे वाई पूछा गया तो मैं बिकॉज का लिखूंगा, ठीक है ना। अब मैं पूछूं व्हाट इज द रीजन ऑफ योर फेलियर, तो मैं सब्जेक्ट उसको क्या बनाऊंगा, रीजन। तो द रीजन ऑफ माई फेलियर इज माई कैजुअल अप्रोच, ये चीज आपको समझनी है, क्लियर है, ठीक है, क्योंकि आप रीजन साइड कर रहे हो ना यहाँ पे, तो बिकॉज लगाने की जरूरत नहीं है बस, ठीक है। तो आई फेल्ड क्या कारण है, बिकॉज ऑफ माई कैजुअल अप्रोच। तो इस तरीके से यूज करना है सेंटेंस को, क्लियर है, मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको। मेन रीजन के केस में क्या होगा, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ योर फेलियर, द मेन रीजन ऑफ माई फेलियर इज माई कैजुअल अप्रोच। व्हाई डिड यू फेल, आई फेल्ड बिकॉज ऑफ माई कैजुअल अप्रोच, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स करवाऊंगा तो उसके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये रिडंडेंसी वाला और ये मेन रीजन वाला जो मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आप लोगों को देखने को भी मिल जाएगा ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। देखो तो एक चीज तो हमने रिडंडेंसी से समझ ली, कंजंक्शन अगर यूज है, सुटेबल कंजंक्शन अगर इस्तेमाल कर रखा है तो अननेसेसरी फिर किसी और कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना। और कंजंक्शन की शुरुआत में जब मैंने एज सून एज वाले एग्जांपल्स आपको पढ़ाए थे तो मैंने वहां भी आपको चीज समझाई थी, एज सून एज आई रीच होम देन माय फ्रेंड्स कम टू सी मी, गलत हो जाएगा, एज सून एज आई रीच होम माय फ्रेंड्स कम टू, सेपरेशन नहीं दिखाना है इवेंट्स का बीच का, मतलब कोई टाइम गैप या टाइम पीरियड नहीं शो करना कि देन उसके बाद नहीं, मैं घर पहुंचता हूं इमीडिएटली मेरे दोस्त भी आते, दोनों चीजें साथ साथ होती हैं, वही चीज यहाँ पे भी है, क्लियर है कि इफ के साथ अननेसेसरी किसी और कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना। एज और सिंस लगाए तो सो और देयरफॉर नहीं लगाना, एज और सिंस नहीं लगाए तो सो और देयरफॉर लगा लो कंजंक्शन के तौर पे, क्योंकि क्लॉजेस को कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते इसी बात पे, दो फॉर्मेशन याद रख लो सेंटेंसेस की, नो अदर के साथ अगर बट लगा रखा है, ठीक है, तो बट के साथ हम क्या करते हैं, इन्फिनेटिव जो है वो फॉर्मेशन यूज करते हैं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल दे देता हूं, he has no other intention but to steal money। लो, he has no other intention but to steal money, उसकी और कोई इंटेंशन नहीं है, बस क्या है, सिवाय पैसे चुराने की, और कोई इंटेंशन नहीं उसकी। he has no other intention but to steal money, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो he has no other intention but to steal money, ये फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। इसी में क्या है, नो अदर के साथ अगर देन आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, ऑफ प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, क्लियर है। इंटेंशन मोटिव शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, इन्फिनेटिव का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, नो अदर देन अगर है तो उसके साथ हम लोगों ने फिर क्या लगाना है, ऑफ और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ही हैज नो अदर हॉबी देन दैट ऑफ कलेक्टिंग बुक्स। लो बन गया वाक्य, ठीक है। ये दो फॉर्मेशन याद रख लो, ही हैज नो अदर इंटेंशन, नो अदर हॉबी देन दैट ऑफ कलेक्टिंग बुक्स, सिवाय बुक कलेक्ट करने की उसकी और कोई हॉबी नहीं है, उसकी एक इंटेंशन, उसकी और कोई इंटेंशन नहीं है, पर एक है, वो क्या है, टू स्टील मनी। तो बट के साथ टू और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वो सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, रूट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। He has no other hobby than that of collecting books में क्या हो जाएगा, अगर देन का प्रयोग आप कर रहे हो तो ऑफ, और ऑफ के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम यूज करेंगे,
क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चल आगे बढ़ते इसी बात पे। देखो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी, अदरवाइज की, ठीक है। अभी क्या है, कंजंक्शन पे बेस्ड जो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और हम क्या करेंगे, मतलब ऐसी है कि वन टॉपिक एट अ टाइम वाला सीन है, ठीक है ना। कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट जो हैं इसके, उनके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे को याद है कि एक सेशन में मैंने आपको कहा था कि जैसे मोर ओवर हो गया, हाउएवर हो गया, नंदीलेस हो गया, ऐसे भी कुछ होते हैं हमारे पास, है ना, उन पे बेस्ड। और सिंस और एज में क्या डिफरेंस है, सो और देयरफॉर में क्या डिफरेंस है, या कुछ है या नहीं है, ये सारी चीजें मैं आपको आने वाले सेशन में बता दूंगा। फिलहाल इसको आज इतने में समाप्त करेंगे। अभी देखो अदरवाइज का इस्तेमाल देखो कैसे है। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, ठीक है। एक तो ये लिखा मैंने वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, वॉक फास्ट अदरवाइज you will not reach on time, ठीक है। वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल नॉट रीच ऑन टाइम। अब अदरवाइज वो कंजंक्शन है जो क्या बताता है, नेगेटिव रिजल्ट शो करता है। नेगेटिव रिजल्ट का शो मतलब ये नहीं कि तुमने एफर्ट पॉजिटिव डाले और तब रिजल्ट नेगेटिव आ गया, वो नहीं। वो बट के केस में हम पता है कि ही वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट पास, वो है कॉन्ट्राडिक्टरी। इसमें क्या है, अदरवाइज का मतलब क्या है, एक तरीके से देखा जाए ठीक है, कॉशन के उसमें मानेंगे से, ठीक है ना, ठीक है। कॉशनरी वो मान सकते हो उसको, जैसे बोलते हैं ना कि भैया सावधान रहना नहीं तो ऐसा हो जाएगा। आराम, बर्फ बहुत गिरी है जैसे कि देहरादून में और मसूरी साइड, सॉरी देहरादून नहीं मसूरी साइड और हिल एरियाज में क्या है, स्नोफॉल हुआ है कि आराम से चलो नहीं तो फिसल जाओगे अच्छे से, ठीक है ना। ग्रिप अपनी टाइट रखो अदरवाइज यू विल स्लिप, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो मतलब क्या है कि एक कॉशनरी वो है उसमें वाक्य मिलेगा आपको ना अदरवाइज में कि ऐसा कर लो नहीं तो रिजल्ट ऐसा आ जाएगा। कभी किसी को ये बोलोगे कि पढ़ लो नहीं तो पास हो जाओगे, या मत पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, नेगेटिव में तो बनेगा नहीं। वो तो क्या है कि कॉशनरी जो स्टेटमेंट होगा दैट इज गोइंग टू पॉजिटिव, अदरवाइज इफ यू डोंट फॉलो दिस कॉशन द रिजल्ट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। वो काम करता है अदरवाइज हमारा, ठीक है। देखो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल नॉट रीच ऑन टाइम, क्लियर है। अच्छा इसमें एक चीज और देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखना वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। आपको चीज समझ नहीं है कि अदरवाइज ऑटोमेटिकली अपने आप में क्या है, नेगेटिव कंजंक्शन है, ठीक है ना। मतलब वो क्या कह रहा है कि ये चीज कर लो नहीं तो कॉन्ट्ररी रिजल्ट आपको मिल जाए। कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होगा, जो फेवरेबल नहीं होगा, नॉन फेवरेबल रिजल्ट आपको मिल जाएगा, जो आप चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा, उसके विपरीत कुछ और हो जाएगा, है ना। टाइम से आ जाना नहीं तो मम्मी पापा डांटेंगे, क्लियर है। रात को जल्दी सो जाना नहीं तो सुबह नींद नहीं खुल पाएगी, क्लियर है। ये चीज आई हो समझ में आ रही होगी आपको। अब आपको चीज समझनी है कि जब ये कॉन्ट्ररी सिचुएशन शो करता है अपने आप में, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया, क्लियर है। तो जब ये नेगेटिव हो गया अपने आप में, तो इसके साथ वाला क्लॉज तो शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि दो नेगेटिव क्लॉजेस तो हम लगाते नहीं है एक ही वाक्य में। जहां मेरा वाक्य चल रहा है वहां पे मैं दो नेगेटिव क्लॉजेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझनी है। जैसे मैं ये क्या बोलता हूं, आई नो नोबडी इन दिस सिटी, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा आई नो नोबडी इन दिस सिटी, या मैं क्या बोलूंगा आई डोंट नो एनीबडी। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा आई डोंट नो नोबडी, क्लियर है। या तो सेंटेंस को वर्ब को पॉजिटिव रख के आप अपने सेंटेंस को क्या कर लो, नेगेटिव कर लो, ठीक है ना। जैसे आई नो नोबडी, सब्जेक्ट को नेगेटिव कर दिया, या आप क्या करो अपनी वर्ब को नेगेटिव रख के अपने सब्जेक्ट को न्यूट्रल कर लो, पॉजिटिव तो नहीं बोलूंगा, न्यूट्रल कर लो, आई डोंट नो एनीबडी इन दिस टाउन, सिंपल है, क्लियर है। तो यहां पे अदरवाइज ऑलरेडी कॉन्ट्ररी वो दिखाता है सिचुएशन कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हो जाएगा। तो जब ये कॉन्ट्ररी सिचुएशन दिखा रहा है तो ये अपने आप में नेगेटिव वो दिखा रहा है, तो ये सेंटेंस जो है इसमें नो नॉट वगैरह जैसे वर्ड का तो इस्तेमाल होना नहीं चाहिए, क्लियर है। अब आप बोलेंगे फिर करे क्या भाई जी, अब सेंटेंस तो बनाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति पास नहीं हो पा रहा तो क्या हो जाएगा, फेल। तो लिखो यहां पे फेल अदरवाइज यू विल फेल, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, लिखो, क्लियर है।
एक और देखो, वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल नॉट रीच ऑन टाइम। वॉक फास्ट अदरवाइज, नहीं तो पता है कि रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? तो अब क्या हिंदी में तो हम बोल देते हैं, मैंने वही कहा कि हिंदी में हर जगह ट्रांसलेशन नहीं लिखे हम करेक्ट हो सकते हैं, इंग्लिश में टेंसेस की बात अलग है, वो थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा टफ लगता है, जबकि वो सबसे आसान टॉपिक है, पर फिर भी क्या है वो एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा वहां पे मैं यूज करता हूं। आप देखो, हम बोलते हैं ना ऐसे कि जल्दी चलो, नहीं तो टाइम से नहीं पहुंच पाओगे, बहुत सारा नहीं नहीं हो गया है ना। वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल नॉट रीच ऑन टाइम, तो ऑब्वियसली बात है जो बंदा समय पे नहीं पहुंच पाएगा वो क्या हो जाएगा, लेट। तो वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। अब एक चीज, स्टूडेंट्स कई जो होते हैं हमारे, ठीक है ना, कोई हिंदी बैकग्राउंड को या जो ग्रामर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो थोड़ा सा ये सोचता है कि जैसे यहाँ पे विल के साथ वर्ब सर ने फेल लिख दिया, यहाँ पे विल के साथ लेट लिखा और बी लगा दिया, तो ये विल भी फेल क्यों नहीं हो रहा, या ये विल लेट क्यों नहीं हो रहा। देखो, विल के साथ बी कब, यहाँ पे जब अवस्था की बात करें, यू आर लेट फॉर द क्लास, है ना, तब। और जब वर्ब है तो विल फेल। क्लियर है? लेट होना क्या है, वर्ब नहीं है, लेट क्या है, एडजेक्टिव है। अ लेट कमर, देरी से आने वाला। प्रिंसिपल ने कहा पीटीआई को कि हर एक क्लास के लेट कमर्स जो हैं उनको पॉइंट आउट करके वो लिस्ट मेरे को बना के दो। लेट कमर्स हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जो समय से नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो लेट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए हमने विल के साथ जब एडजेक्टिव को यूज करना है तो बी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे विल के साथ अगर वर्ब लगाइए, ठीक है, तो विल के साथ का बी लगेगा, वर्ब के साथ लगता है जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, ये पढ़ा रखा है। क्लियर है? इधर कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूं, बस ये वर्ब है इसलिए बी नहीं लगाया, ये एडजेक्टिव इसलिए बी लगा है। क्लियर है जी? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो क्या, और वो है, ठीक है, इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करेंगे हम, वो है लेस्ट के साथ शुड का कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेस्ट के साथ किसका कॉम्बिनेशन, लेस्ट के साथ शुड का कॉम्बिनेशन। अदरवाइज वाला जो कंजंक्शन वाली कैटेगरी में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, लेस्ट के साथ शुड वाला कॉम्बिनेशन भी होता है। जैसे हमने जब मैंने कंजंक्शन की स्टार्टिंग करी थी तो मैंने आप लोगों को बताया था ऑल द और दो के साथ यट आता है, वो भी कंपलसरी नहीं है, यट की जगह कॉमा भी लगा सकते हैं, बताया था मैंने आप लोगों को ये चीज, पहली बात। तो दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि ऑल द और दो वाले जो सेंटेंसेस हमारे होते हैं, क्या इनको कुछ और कंजंक्शंस का यूज करके बनाया जा सकता है, मैंने बताया था इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, बताया था मैंने, कहा था स्पाइट ऑफ, थोड़ा सा क्या है कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ जाता है बस। ऑल द और दो के साथ हम लोग पूरे क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के साथ पूरा सेंटेंस नहीं आता है, या तो नाउन आएगा या जिरंड आएगा, ये मैंने पढ़ा रखा है, आप देख सकते हो। उसी कैटेगरी में अदरवाइज वाले सेंटेंसेस को कैन बी रिप्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेस्ट एंड शुड। लेस्ट के साथ कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है सर, ओनली शुड। पहली गलती तो यही पकड़ लो, लेस्ट के साथ देखेगा वुड लगा देगा कहीं पे, समझ रहा है, लेस्ट के साथ वुड लगा देगा, लेस्ट के साथ कुड लगा देगा, नहीं, लेस्ट के साथ शुड आता है। कौन से, और लेफ्ट की शुड, लेफ्ट के साथ जो शुड का कॉम्बिनेशन है कौन से कंजंक्शन की क्वालिटी या फीचर्स को रिफ्लेक्ट करता है, अदरवाइज को। ठीक है, सेंटेंस बना के देखते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू वुड नॉट पास। ठीक है, वॉक फास्ट लेस्ट यू कुड नॉट रीच ऑन टाइम। ठीक है, देखो, वर्क हार्ड लेस्ट यू वुड नॉट पास, वॉक फास्ट लेस्ट यू कुड नॉट रीच ऑन टाइम। ठीक है, लिख दिया भाई, सिंपल सी चीज है। तुम लोगों ने कहा सर सबसे पहली गलती तो यह है कि आपने अभी बता दिया कि लेस्ट के साथ आता है शुड, तो आप पहले क्या करो, दोनों वाक्यों में लगाओ शुड। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट पास, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट रीच ऑन टाइम। ठीक है, लिख दिया। अच्छा, अब देखो इसमें क्या करना है। अब आपने कहा कि इसमें एक चीज और दिख रही है, आपने कहा अदरवाइज वाला जो कॉम्बिनेशन है, अदरवाइज वाला जो मतलब जो कंजंक्शन है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं लेस्ट के साथ शुड के कॉम्बिनेशन से।
तो आपने तो बताया था कि अदरवाइज के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आता, उस क्लॉज को हमें अदरवाइज, क्योंकि ऑटोमेटिकली नेगेटिव रिजल्ट की इंडिकेशन देता है कि अगर ये चीज नहीं हुई तो नेगेटिव रिजल्ट या नेगेटिव हो जाएगा कुछ, जब वो उसकी तरफ इंडिकेट करता है और आप कह रहे हो कि लेफ्ट और शुड का कॉम्बिनेशन वही काम करेगा, तो फिर आपने यहाँ पे नॉट पास और नॉट रीच ऑन टाइम को लगा दिया। ठीक है, मान लो कि तुम्हारे थॉट में, तुम्हारे दिमाग में आई ये चीज, अब तुमने फिर एक चीज और सोची, ठीक है, चलो ठीक है, हाँ क्लियर है। तो अब क्या हुआ कि लेफ्ट के साथ शुड का कॉम्बिनेशन वही काम करता है जो अदरवाइज करता है अकेले, अदरवाइज के साथ हम लोग जो सेंटेंस होता है उसको नेगेटिव नहीं रखते, वही सेम थिंग, ठीक है ना, यहां पे भी हमने करनी है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, नॉट पास का क्या हो जाएगा, लेस्ट यू शुड फेल। दूसरा, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट रीच ऑन टाइम का क्या हो जाएगा, शुड बी लेट। अब तुम बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव लग रहा पढ़ने में, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कि तुझे फेल होना चाहिए, नहीं, आपको चीज समझनी है कि यहाँ पे हमारे पास जो लेस्ट है वो क्या है, नेगेटिव कंजंक्शन है। लेस्ट क्या है, अपने आप में नेगेटिव कंजंक्शन है, जो कौन से मॉडल उसको ऑक्सिलरी वर्ब को पिक करता है अपने साथ, शुड को। क्लियर है, तो यहाँ पे लेस्ट नेगेटिव है, तो ये शुड नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है। जो व्यक्ति पास नहीं हो सकता वो फेल हो जाएगा, जो व्यक्ति समय से नहीं पहुंचेगा वो लेट हो जाएगा। यहाँ पे बी क्यों लगाए, यहाँ पे क्यों नहीं, सेम कारण है, यहाँ पे लेट क्या है, एडजेक्टिव है, तो मॉडल्स के साथ जब एडजेक्टिव का यूज आप करोगे तो बी लगाओगे, विल, वुड, कैन, कुड, ठीक है ना, मे, माइट, बी लगेगा अगर एडजेक्टिव लग रहा है तो, और अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो और वर्ब है तो बी नहीं लगेगा। एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर मॉडल्स के साथ वर्ब की रूट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और बी नहीं लगाते। क्लियर है, तो एक बार दोनों सेंटेंस पढ़ ले फिर से, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड बी लेट। सर पढ़ने में दोनों ऐसा लग रहा है कि आप किसी को मोटिवेशन दे रहे हो फेल होने की, नहीं, लेस्ट अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है, लेस्ट अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है सर, लेस्ट के साथ और कोई मॉडल आएगा नहीं, सिर्फ शुड आएगा। क्लियर है, तो चलिए स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है, मैंने आप लोगों को बताई अभी कंजक्शन के बारे में, ऑल दो से लेकर, ठीक है ना, सिंस, एस, बिकॉज, ये सब। तो अभी क्या है कि और चीजें भी बची हुई हैं इसमें, तो बेसिक चीजें तो मैंने आप लोगों को बता दी अभी, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों को आराम से एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है, आराम से आपको दिख जाएगा इन पे बेस्ड सवाल ही, ऑल दो और दो, चाहे इंस्पाइट और डिस्पाइट हो, अनलेस और अनटिल और इफ है, ये तो फेवरेट है कंडीशनल उसके, जब व्हेन इट कम्स टू कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है जी, तो चलिए आज का सेशन अभी फिलहाल के लिए समाप्त करता हूं मैं, ठीक है। आने वाले सेशन में या तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा, या अगर लगेगा कंजंक्शन में तो एक ठीक ठाक सा सेशन कंजंक्शन पे आप लोगों को बताऊंगा मैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।